नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों यहाँ पर हम प्रधानमंत्री सीरीज चला रहे थे और प्रधानमंत्री सीरीज के अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री संबंधित सारे अनुच्छेद जो जुड़े हुए हैं 78 तक, उन सब का हमने डिस्कस कर लिया है। एक अनुच्छेद छूटा यहाँ पर 76, उसका हम प्रधानमंत्री का पूरा करने के बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्य भी हो गए, अब हम यहाँ पर वो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जो हमको पढ़नी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो मुख्य प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनके कार्यकाल में मुख्य कार्य हुए हैं, उन सब कार्यों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम नई सीरीज शुरू करेंगे। इसमें हमारे 2-3 घंटों की क्लास हो सकती है, लेकिन मित्रों मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर नई जानकारी मिलेगी, नए तथ्य पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। भावुकता में आकर कहीं पर भी ऐसा आप गलत चीज़ें नहीं पढ़े जो हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर सकती हो। पढ़ना वही है जहाँ पर हमको सही जानकारी मिलती हो, जो हमको नौकरी दिलाने के लिए ज़रूरी है, जो हमको नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करे। मेरी सब चीज़ें बिल्कुल आप देख सकते हो, कहीं पर भी पढ़ने के बाद में मिला सकते हो, बिल्कुल प्रमाणिक है। और प्रमाणिक बुकों से ही मैंने अध्ययन किया है और उन्हीं के आधार पर मैं आपके सामने वो सब चीज़ें रखने का प्रयास करता हूँ मित्रों, ठीक है। तो मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद में उसका बेल आइकन जो होता है उसको दबा ले, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके जो भी वीडियो यहाँ पर डाले जाते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना मित्रों। और वीडियो कैसा लगा उसकी जानकारी, उसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट्स करके दे और ये बताएं कि हमको वीडियो अच्छा लगा, या फिर जो कमी रहती है उसके बारे में आप मुझे बताने का प्रयास करें मित्रों, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा है, आपके सहयोग से ही मैं आगे कार्य कर सकता हूं मित्रों, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल माना जाता है मित्रों 1947 से 1964 तक। 1947 से 1964 तक ये जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और 17 वर्षों तक ये प्रधानमंत्री बने रहे। और इनको जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति और लोक सेवाओं तथा पंचायती राज का जनक कहा जाता है। पंचायती राज का जनक कहते हैं। यानी कि भारत की विदेश नीति का जनक किस प्रधानमंत्री को माना जाता है? तो वो होंगे जवाहरलाल नेहरू। लोक सेवाओं का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और पंचायती राज का जनक किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 के आसपास, मुझे डेट सही से याद नहीं है, 2 अक्टूबर 1959 था जहाँ तक मेरे को लगता है। लेकिन पंचायती राज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर गांव था, बगदरी गांव, वहाँ पर उद्घाटन किया था, ठीक है। और हम जानना चाहे, ये सब मुख्य बातें हो गई। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के समय 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था।
यानी कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय किया गया था? तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसीलिए 26 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विलय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विलय दिवस। कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय हुआ था, इसीलिए 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय के कार्यकाल के मुख्य कार्य की बात करें तो इसके आगे हम देखते हैं मित्रों, इसके आगे है जेवीपी समिति गठित की गई थी। जेवीपी समिति गठित की गई थी। कब की गई थी? 1949 में जेवीपी समिति। जेवीपी का मतलब है यहाँ पर इसमें शामिल कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू इनमें शामिल था इस समिति में, और वल्लभ भाई पटेल इस समिति में शामिल थे, और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग इस जेवीपी समिति में शामिल थे, इसलिए इस समिति को जेवीपी समिति कहा जाता है। इस समिति का कार्य क्या था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए? क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए भारत में? इस बात की आप हमें रिपोर्ट दें। तो ये जो जेवीपी समिति थी, इस समिति ने भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया था। जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से मना कर दिया था। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जेवीपी समिति का संबंध किससे है? तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अपनी रिपोर्ट देना, इससे संबंध माना जाता है जेवीपी समिति का। और इसमें शामिल कौन कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग इस जेवीपी समिति में शामिल थे। और जेवीपी समिति कब गठित की गई थी? तो जेवीपी समिति गठित की गई थी 1949 में। ठीक है मित्रों, ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुख्य कार्य के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है। और कौन सा कार्य है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है। 17 अक्टूबर 1949 को हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 306 है। इस अनुच्छेद के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अनुच्छेद 370 पढ़ा है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया था। हमने तो 370 पढ़ा है, लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर को शुरुआत में जो विशेष प्रावधान दिए गए थे, उसके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए थे वो अनुच्छेद 306A था। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। इसके बाद में आगे जाकर इसी अनुच्छेद को अनुच्छेद 370 बना दिया गया था, यानी कि 306A ने अनुच्छेद 370 का रूप धारण किया था। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में 306A नाम का नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। ये 306A नाम का जो अनुच्छेद है, यही आगे जाकर अनुच्छेद 370 बना था। ये आपको ध्यान में रखना है। और हम देखें तो यहाँ पर बिहार में कुछ भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। बिहार में कुछ भूमि सुधार कानून बनाए गए थे, यानी कि जिन लोगों के पास में ज़्यादा जमीन जायदाद है, जिन लोगों के पास में सैकड़ों बीघा जमीन है, उनसे जमीन लेकर सरकार भूमिहीन किसानों को देना चाहती थी।
इसके संबंध में बिहार की सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया था। इस भूमि सुधार कानून को बिहार के एक जमींदार थे कामेश्वर, बिहार के एक जमींदार थे कामेश्वर सिंह ने इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। तो इस विवाद को हम जानते हैं कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य विवाद, बिहार राज्य विवाद, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य विवाद। ठीक है, पटना हाईकोर्ट में कामेश्वर सिंह ने इस बिहार के भूमि सुधार कानून को चुनौती दी और पटना हाईकोर्ट ने क्या किया, इस भूमि सुधार कानून को अवैध घोषित कर दिया कि सरकार इस प्रकार से नहीं कर सकती, लोगों की जमीन को नहीं छीन सकती। उसके बाद में क्या हुआ, बिहार सरकार थी, वो बिहार सरकार गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बिहार में जो भूमि सुधार कानून बनाया गया है, भूमि सुधार कानून लागू किया गया है, वो ठीक है, सही है, पब्लिक के हित में, जिन लोगों के पास में ज़मीन नहीं है उन लोगों को भी ज़मीन मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय देते हुए बिहार सरकार के पक्ष में फैसला किया। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में सरकार ने भूमि सुधार कानूनों को और शक्तिशाली बनाने के लिए, सरकार ने भूमि सुधार कानूनों को और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी। कौन सी, 9वीं अनुसूची, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी। कैसे जोड़ी गई थी यहाँ पर 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो कानून शामिल किए जाएंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, भूमि सुधार कानून संबंधित या फिर और कोई कानून जो इसके अंदर शामिल है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में हम बात करें तो 284 कानून है, 284 कानून है, और ये 284 कानून संविधान में 11 बार संशोधन करके शामिल किए गए। ठीक है, अब इनमें से मैं आगे 9वीं अनुसूची अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या अनुसूची जो 9 है विषय पर पूर्ण रूप से न्यायालय में चुनौती देने पर प्रतिबंध है, या फिर ऐसे कुछ प्रावधान भी है जो 9वीं अनुसूची में शामिल हो और उनको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कामेश्वर प्रसाद के विवाद के बाद में सरकार ने संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, फिर इस 9वीं जो फर्स्ट संविधान संशोधन किया गया था, इस फर्स्ट संविधान संशोधन को, पहला संविधान संशोधन जो किया गया था, इसको शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में चुनौती दी गई थी। पहला संविधान संशोधन जो किया गया था उसको शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और चुनौती देने का आधार इन्होंने क्या बताया था कि अंतरिम संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अंतरिम संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 1951 में जो हमारी सरकार बनी थी वो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम संसद थी, और उसी सरकार ने संविधान में संशोधन करके 1951 में पहला और 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। तो शंकरी प्रसाद ने इस पहले संविधान संशोधन को इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि अंतरिम संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया। क्या कहते हुए खारिज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद का प्रावधान है, अंतरिम संसद का प्रावधान है। अनुच्छेद
379 में अंतरिम संसद का प्रावधान है और अंतरिम संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर से देखना मित्रों, समझने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर आपको विशेष तौर पर बता सकता हूं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वो सरल क्वेश्चन जो अब से पहले आ रहे थे नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाते। आपको बिल्कुल गहराई से जाकर पढ़ना होगा, तभी ही आप एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, अन्यथा आपके लिए क्वेश्चन हल करना कठिन हो जाएगा। मित्रों, जो चीज़ें हम पढ़ते आए हैं वो सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमको अच्छी लगती है और हमको ऐसा लगता है कि हाँ, सामने वाले ने सही पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है। लेकिन मित्रों, ये ध्यान में रखना, मैं एक शिक्षक होने के नाते इस बात को अच्छी तरीके से अनुभव कर सकता हूँ कि जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए जो नया ज्ञान होता है वो थोड़ी प्रॉब्लम करने वाला हो सकता है। हो सकता है उसको शुरुआत में वो चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे ही वो उनको समझने का प्रयास करना शुरू कर देता है तो उनको आराम से वो सब चीज़ें समझने आने लगती है और उस विषय के ऊपर उसकी कमांड हो जाती है, वो अपनी अधिकार क्षेत्र हासिल कर लेता है उस विषय के ऊपर। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पहला संविधान संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसको शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में चुनौती दी गई। चुनौती देने का आधार उन्होंने क्या दिया कि अंतरिम संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार के आधार पर इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 379 में अंतरिम संसद का प्रावधान किया गया है और अंतरिम संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अंतरिम संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। वर्तमान में हम बात करें तो संविधान के अंतर्गत ये अनुच्छेद नहीं है, 379 अनुच्छेद संविधान में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 370 से लेकर 390 तक ये अनुच्छेद वर्तमान में संविधान में नहीं है। जब संविधान लागू हुआ उस समय पर यह अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल संबंधित मुख्य कार्य। और देखते हैं थोड़े बहुत कार्य क्या क्या है। जवाहरलाल नेहरू के समय ही संविधान में आर्टिकल 31A और 31B जोड़े गए थे। ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें हम जहाँ पर पढ़ेंगे मूल अधिकारों के अंतर्गत ये अनुच्छेद आते हैं, वहाँ पर हम इसका डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से अनुच्छेद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जोड़े गए थे। और आर्टिकल 15(4) भी जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के समय ही जोड़ा गया था। ये आर्टिकल 15(4) आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आरक्षण से संबंधित है। मूल अधिकारों के अंतर्गत हम इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल के जो कार्य हैं उनको देख रहे हैं, तो उनके अंतर्गत ही हम चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लोक व्यवस्था शब्द जोड़ा गया था। लोक व्यवस्था शब्द जोड़ा गया था आर्टिकल 19 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, इससे पहले मूल अनुच्छेद जो 19 था उसके अंदर लोक व्यवस्था शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तो मित्रों, यहाँ पर हमने देखा है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित मुख्य कार्य। आज अभी इनसे संबंधित और भी कार्य हैं, उनके डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है मित्रों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन चालू कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपना जवाब, अपना फीडबैक मुझे अवश्य दे। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, वो सब बातें आप मुझे बताने का प्रयास करें, यह आपसे मेरा निवेदन है। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।